साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम भारत में निर्वाचन और निर्वाचन आयोग के बारे में समझेंगे कि यह कब स्थापित हुआ, कब इसमें कुछ बदलाव आए और इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है। देखिए, हम में से अधिकतर आदमी जब कहीं भी जाते हैं, किसी भी चीज़ की खरीदारी करते तो चुनाव करते हैं। मान के चलिए कि एक शर्ट पैंट या कुछ भी खरीदने गए तो हम चुनाव करते हैं कि भाई इस तरह का शर्ट खरीदेंगे, इस रंग का खरीदेंगे। अर्थात जब हमारे पास आज़ादी होती है तो हम अपनी चीज़ों को एक चुनाव के मार्फत ही चुनते हैं। इसी तरह वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बनाने या सत्ता परिवर्तित करने सबसे उत्तम माध्यम लोकतंत्र को माना गया है और उसी लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह होती है। याद रखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव एक पर्व की तरह होती है, जहां एक व्यक्ति अपने एक मत का प्रयोग करके, अपने राजनीतिक अधिकार का उपयोग करके अपने लिए एक शासक चुनता है और फिर जब वो शासक चुने जाते हैं तो उनके कार्यों को एक निश्चित समय, मान के चलिए कहीं 4 साल कहीं 5 साल के बाद वो देखता है, समझता है कि हाँ, हमने आपको जो चुना था वो आपने उस तरह के कार्य किए जिसके लिए हम आकांक्षी थे, तो ठीक है। नहीं है तो फिर वो पुनः अपने मत का प्रयोग करके किसी अन्य सरकार को चुनता है। अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव जो है वो एक सबसे बड़ी चीज़ है, एक व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक अधिकार है, जिसके तहत वो अपने पर शासन करने वाले लोगों को चुनता है और अपने ही द्वारा चुनता है। अब देखिए, भारत में जब देश आज़ाद हुआ तो उसके पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने थोड़ी थोड़ी विधियों में भारत में चुनावी स्थितियाँ लाई थी। हालांकि वो बिल्कुल अस्पष्ट थी और अंग्रेजी राज को संतुष्ट करने वाली थी। अर्थात हमारे यहाँ उन्होंने जो चुनावी प्रक्रिया लाई वो इतनी तरह के छलनियों से छान कर लाई थी कि उसका कोई वास्तविक मकसद नहीं था। जो लोग चुने जाते थे, जो लोग चुनने वाले होते थे, उनका वास्तविक व्यवहारिक भारत से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। बाद में जब उन पर दबाव पड़ा अंग्रेजों पर, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ला दिया। अब बोला कि नहीं, एक खास तबके के लोगों को एक खास तबके के ही लोग चुनेंगे। ये देश विभाजन के दिशा में बहुत बड़ा कदम था, उठाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो जब देश आज़ाद हुआ और हमारे राजनीतिक जो थे उन्होंने इसके कटु अनुभव को सीखा था, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को खत्म कर दिया और फिर उन्होंने भारत में निर्वाचन के लिए, भारत में चुनाव के लिए एक संस्था को बनाया जो कि संविधान में वर्णित है। अर्थात एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था वैसे संस्थाओं को कहा जाता है जिनका वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया जाता है। अर्थात यह एक संवैधानिक निकाय है और इसका जो वर्णन है हमने लिख रखा है। देखिए, इसका जो वर्णन है भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक है। अब देखिए, जब चुनाव आयोग बना उसके बाद से आज की स्थिति में बहुत व्यापक परिवर्तन हो गई। क्या परिवर्तन हुई? आपको पता है कि जब देश में पहला चुनाव हुआ था तो मात्र अपने देश में 17% लोग पढ़े लिखे थे। याद रखिए, 17%। अभी कितना है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद उस दौर में लोग राजाओं, रानियों, ठाकुरों, चौधरियों के अधीन रहने के आदी थे। अर्थात वो अपने राजनीतिक अधिकार को नहीं जानते थे। कालांतर में ये चीज़ बढ़ते गई, आगे होती गई। जैसे जैसे लोगों को पास अपने राजनीतिक अधिकार के बारे में जानकारी पहुंचते गई, लोग जागरूक होते गए और समाज में एक परिवर्तन होते गया। हालांकि एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी याद रखिए कि जैसे जैसे राजनीतिक स्थिति बदलते गई, उनके सामाजिक स्तर बदलते गए, तो चुनाव भी जो है एक अलग प्रक्रिया बनते गई। लेकिन जो प्रारंभ था जो आज है उसमें बहुत डिफरेंस है और डिफरेंस जो है वो धीरे धीरे आई। अब देखिए, हमारे यहाँ जितने भी राजनीतिक थे प्रारंभ से, मध्य में या आज भी, वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में क्या कहते हैं, समझ रखते हैं, कॉमन समझ रखते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और याद रखिए कि शुरुआत से लेकर आज तक भारतीय निर्वाचन आयोग ने बहुत ही उन्नत ढंग से कार्य किया है, जिसी के कारण आज हम सभी लोग एक प्रधानमंत्री जैसे पद को भी बदलने की क्षमता रखते हैं और साथ ही किसी भी पद पर बैठे संवैधानिक जो राजनीतिक लोग होते हैं बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही ये आशा रखते हैं कि अगले चुनाव में इन्हें हम देख लेंगे, धमकी भी देते हैं जनता लोग।
तो अब देखिए ये कहाँ पर वर्णित है। तो याद रखिएगा संविधान में जो निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है वो भाग 15 में है, 324 से 29 तक। परीक्षाओं में जब भी आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाए तो एक कॉमन ध्यान आना चाहिए कि 324 से 329 तक। अब देखिए अनुच्छेद 324 में क्या है। इसके पहले एक चीज़ और देख लीजिए कि भारत में चुनाव आयोग की जो स्थापना थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। हमने एक छोटा सा में लिख रखा है थोड़ा चीज़। प्रथम चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश के चीनी तहसील में, याद रखिए चीनी तहसील में 25/10 यानी कि 25 अक्टूबर 1951 को हुए थे। उसके अलावा प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो डॉक्टर सुकुमार सेन थे। इनका टोटल कार्यकाल जो था वो लगभग 8 साल का था। तो परीक्षाओं में आपसे डॉक्टर सुकुमार सेन पूछ सकता है। और साथ ही चुनाव आयोग की स्थापना को ध्यान रखिएगा कि चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी उसी को कालांतर में 2012 से मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी उसी के क्या कह सकते हैं याद में उपलक्ष्य में मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 324 को समझते हैं। 324 क्या कहता है? 324 कहता है कि इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो समस्त देश के निर्वाचन का निदेशन, अधीक्षण एवं नियंत्रण से लैस होगा। यानी कि इसके जो अधिकार होंगे वो पूरे देश के निर्वाचन के निदेशन, अधीक्षण एवं नियंत्रण होगा। अर्थात अपने देश में जो भी निर्वाचन होगा वो चुनाव आयोग के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण में ही होंगे, इसके अलावा नहीं हो सकते। अर्थात हमारे यहाँ कोई भी जो बड़े चुनाव होंगे वो इस चुनाव आयोग के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब एक बड़े चुनाव क्या है, छोटे चुनाव क्या है, तो देखिए चुनाव आयोग जो है वो संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों को देखती है। राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं वो अलग होते हैं। जो नगर पंचायत वगैरह के जो चुनाव होते हैं वो अलग होते हैं। मुख्य जो चुनाव भारत का निर्वाचन आयोग है वो इसका काम है पूरे भारत में संसद, विधानमंडल, राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं उनके राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों को देखना। तो अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे 324 में ही आपको है कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वो एक IAS अधिकारी होते हैं। उसमें अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देखिए पहले जो था 89 से पहले भारत में एक ही चुनाव अधिकारी हुआ करते थे। बाद में जब क्या कहते हैं चुनाव की जो मतदान की जो आयु है 18 कर दी गई, 21 से घटाकर 18 कर दी गई, तो उस साल लगभग 3.5 करोड़ मतदाता बढ़ गए। तत्कालीन जो सरकार थी उसने बोला कि भाई ये बहुत बड़ा काम हो गया है, तो इसको एक काम किया जाए, इसमें कुछ और लोगों को रखा जाए जो चुनाव आयुक्त हैं उनको सहायता करेंगे। और उसके लिए 2 अन्य चुनाव आयुक्त को रखा गया। जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने बोला कि नहीं, ये सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया है चुनाव आयोग के ऊपर, और उन्होंने इसका विरोध किया। कालांतर में फिर उसको 1 कर दिया गया, फिर बाद में और झमेला हुआ तो फिर उसको 3 ही कर दिया गया। वर्तमान में 3 ही है, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, और जो भी फैसला होता है वो सर्वसम्मति से अर्थात 2-1, 3-1 से लिया जाता है। अब देखिए एक छोटा सा मैंने आपको जानकारी के लिए बताया था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना उसमें। वो हमेशा बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक होती हैं, जो अंतः राजनीतिक होते हैं उसको हम एक परीक्षार्थी के रूप में या शिक्षक के रूप में वर्णन करने का कोई ज़्यादा झमेला नहीं। हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 324। 324 कहता है कि चुनाव जो है एक चुनाव आयोग जो है एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करे। याद रखिए कोई नहीं निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति करेगा। 3 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं, 33 भी रखे, 1 ही रखे, उनकी इच्छा के ऊपर है, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके अलावा हर राज्य में एक चुनाव आयुक्त होंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त से परामर्श करके उनको रखा जाएगा। इसके अलावा और देखिए जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका जो पद होता है वो मुख्य न्यायाधीश के पद के समान होता है। किसके समान होता है? मुख्य न्यायाधीश के पद के समान होता है। साथ ही इनकी जो पदावधि है वो 6 वर्ष रहती है या 65 वर्ष रहती है। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि इनकी जो हटाने की प्रक्रिया अर्थात ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त तो होते हैं लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होते। अर्थात इनकी हटाने की जो प्रक्रिया है वो भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जो प्रक्रिया हटाने की वही प्रक्रिया। अर्थात किसी लोकसभा या राज्यसभा में एक प्रावधान लाया जाएगा
और फिर उसे पास किया जाएगा और फिर इन्हें हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि इनके पदावधि की सुरक्षा है। अर्थात एक बार जब ये बन गए तो इनको फिर राष्ट्रपति अपने मन से वापस नहीं ले सकते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया है, उसी के अधीन ही इन्हें वापस ली जा सकती है। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इनके जो वेतन इत्यादि होते हैं वो संचित निधि पर भारित होते हैं। इसमें एक और छेपक है। छेपक क्या है कि मतलब इसमें थोड़ा सा होल क्या है, गड़बड़ क्या है कि हमने पढ़ा है या हमने देखा था पिछले वीडियो में कि यूपीएससी के जो आयोग के जो चेयरमैन होते हैं, सदस्य होते हैं, वो भारत सरकार के अधीन किसी अन्य संस्थाओं में काम नहीं कर सकते। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। ये रिटायरमेंट के बाद अर्थात चुनाव आयोग से हटने के बाद कहीं और काम कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ये लगता है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक विचारों से प्रभावित होकर कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई व्यवहारिक चीज़ सामने नहीं आई है। इतना मान के चलिए कि भारत में चुनाव आयोग जो होते हैं वो निष्पक्षता से ही लगभग मतदान करते हैं और भारतीय चुनाव आयोग का जो है वो पूरी दुनिया में एक अलग स्थान है। यूएनओ ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। अफगानिस्तान चुनाव, तो अब देखिए चुनाव के जो प्रावधान है ये हमने थोड़ी सी समझ के लिए आपको बता दिया। फिर से देखिए 324 क्या कहता है। इस अनुच्छेद के अनुसार भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा जो समस्त देश के निर्वाचन निर्देशन अधीक्षण एवं नियंत्रण से लैस होगा। अर्थात देखिए जब भी परीक्षाओं में आपसे प्रश्न पूछे, देखिए आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो व्यवहारिक समझ से पूछे जाते हैं। जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाए कि आमो कार्य करने के लिए किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो जब भी निर्देशन से संबंधित, नियंत्रण से संबंधित, अधीक्षण से संबंधित शब्द हों तो अनुच्छेद 324 होगा। अर्थात इन्हीं में से जो शब्द उठाए जाएंगे वो 324 से संबंधित होंगे। इतना और याद रखिएगा कि भारत में जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव के जो कर्मचारी वृंद हैं, इस सब से जो भी प्रश्न होंगे वो 324 में ही वर्णित होंगे। 324 बहुत सारा है, 1 2 3 4 है, तो वो 324 से ही वर्णित होंगे। अब इसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 325 क्या कहता है। 325 कहता है कि निर्वाचक नामावली, अर्थात भारत में जो निर्वाचक नामावली है वो 325 में वर्णित है। अर्थात भारत में जो निर्वाचक नामावली हर राज्य के लिए या हर माने चुनाव से पहले भारत के जो निर्वाचन आयोग है वो एक निर्वाचक नामावली तैयार करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 325 के तहत। उसमें साफ साफ वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर न तो वरिष्ठता देना और न ही अनुपयुक्त करना। अर्थात हमारे यहाँ जो निर्वाचक नामावली बनेंगे उसमें इन चीज़ों का, किसका धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर न तो किसी को जोड़ा जाएगा न किसी को हटाया जाएगा। अर्थात इन सब मामलों के आधार पर नहीं तो किसी को वरिष्ठता दी जाएगी और नहीं किसी को हटाया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 325। 326 क्या कहता है? 326 कहता है कि लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अब देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा का जो चुनाव होगा, राज्यसभा है, हाँ, लोकसभा एवं विधानसभा, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा के लिए तो एक अलग प्रक्रिया रहती है। तो लोकसभा एवं विधानसभा के लिए जो चुनाव होंगे, बात समझ रहे हैं, लोकसभा एवं विधानसभा के लिए जो चुनाव होंगे वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। और इनमें वैसे व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो पागल हों, मतलब चित्तवृत्ति जिनका मस्तिष्क अच्छा नहीं है, या अपराधी हैं, भ्रष्ट हैं, अनिवासी मतलब जो देश के नागरिक नहीं। अब इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखिएगा कि जो आप बोलिएगा कि भाई इसमें लोकसभा में विधानसभा रखा गया है, पंचायत चुनाव का नहीं रखा गया है, तो उसको एक अलग प्रावधान नहीं रखा गया। तत्कालीन समय में इस चीज़ को जोड़ा नहीं गया था, इसलिए उन शब्दों को यहाँ पर नहीं रखा गया। लेकिन हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार के ही आधार पर होते हैं। और वयस्क मताधिकार का मतलब हुआ 18 साल की आयु। पहले 21 था, बाद में 18 कर दिया गया। अब देखिए 327 कहता है, 327 कहता है कि निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। देखिए निर्वाचन से संबंधित जो कोई भी कानून होगी वो संसद बनाएगी और उस कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे परिसीमन आयोग, ठीक है, बात समझ रहे हैं, परिसीमन आयोग। कुछ कुछ जगहों पर जो अनुसूचित वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, जैसे नहीं सुनते हैं कि भाई अमुक सीट जो है 3 टर्म के लिए शेड्यूल कास्ट के पास चला गया, शेड्यूल ट्रिब्यूनल के पास, एसटी के पास चला गया, तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
327। 328 कहता है कि निर्वाचन के संबंध में उपबंध करने की विधानमंडल की शक्ति। अब बोलिए कि भाई ये संसद को जब था तो विधानमंडल को क्यों, और दोनों में क्या मतलब दिक्कत होगी? तो नहीं होगी। अमूमन हमारे यहाँ कानून बनाने का जो समग्र राष्ट्र में जो कानून बनते हैं उसकी शक्ति संसद के पास है, लेकिन राज्यों को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं कि वो आमो कानून बना सकते हैं। जैसे बिहार में महिलाओं को एक अलग आरक्षण दिया गया पंचायत चुनाव में, पूरे भारत में तो नहीं, पंचायत चुनाव में दिया गया। तो ये जो इस तरह की जो शक्तियाँ होती हैं वो विधानमंडल को भी प्राप्त हैं, और साथ ही ध्यान रखेंगे कि जो विधानमंडल की जो शक्ति प्राप्त है वो संसद की शक्ति से नीचे है। अर्थात विधानमंडल यदि कोई ऐसा कानून बनाते हैं जो संसद की शक्ति का उल्लंघन करेंगे तो विधानमंडल की जो कानून है वो शून्य हो जाएगी, अर्थात उनके कानून मान्य में नहीं होगी। अब देखिए 329 कहता है कि अनुच्छेद 327 एवं 328 के मामलों को न्यायालय में प्रसंगत न होना। अर्थात 327 क्या था? चुनाव से संबंधित, क्या है? चुनाव से संबंधित या निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति, अर्थात संसद जो कानून बनाएगी निर्वाचन से संबंधित उसको, विधानमंडल जो निर्वाचन से संबंधित कानून बनाएगी उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। लेकिन क्या वो ऐसा कानून बना सकते हैं जिसमें इनका उल्लंघन हो? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कोई भी देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा भारत में कि ऐसा कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार को या संविधान के मूल भावना को अतिक्रमित करता है वो कोर्ट में प्रसंगत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है, और इन अनुच्छेदों में निर्वाचन से संबंधित, याद रखिए, और कोई संबंधित नहीं, निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दी गई है और उसको प्रसंगत नहीं किया जा सकता। अब देखिए, मान के चलिए कि कोई परिसीमन आयोग बनता है, हमने आपको बताया कि सीटों को जो बदला जाता है भाई 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, किसी सीट को अमुक जगह में SC को दिया गया, ST को दिया गया, तो उसको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि सामान्य चुनाव जो मामले होते हैं वो डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जाते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया के तहत जाते हैं, उसको भी आपको बता दूंगा, पहले इसको देख लें। हाँ, तो 329 कहता है कि अनुच्छेद 327 एवं 328 के मामलों को न्यायालय में प्रसंगत न होना। 329A जो है निरस्त कर दिया गया। ये जो था प्रधानमंत्री एवं अध्यक्ष के निर्वाचन से संबंधित मामले थे, हालांकि हटा दिया गया इसको, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी आपको मतलब है इतना से 324 से 329 तक। देखिए एक चीज़ और मोटा मोटी ध्यान रखिएगा कि भारत में निर्वाचन संबंधी जो कानून है अनुच्छेद 324 से 329 तक है, भाग 15 में है वर्णित है। 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग होगा जिसमें एक निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर तय करें। याद रखिए उनका जो वेतन पेंशन है वो संचित निधि पर होगा, उनका जो हटाने की प्रक्रिया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के प्रक्रिया के समान होगी और उनका पद प्रतिष्ठा भी लगभग वही होती है। इसके अलावा निर्वाचक नामावली से संबंधित जब प्रश्न आपको आएगा तो वो 325 में होगा। हमारे यहाँ जो नामावली है, हर चुनाव के पहले नामावली तैयार की जाती है और उस नामावली में धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर न तो किसी को हटाया जाएगा न किसी को जोड़ा जाएगा, अर्थात वो निरपेक्ष होगा। जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर होंगे, निवासी होंगे, स्वस्थ होंगे, मानसिक स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, उन्हें उसमें रखा जाएगा। 326 कहता है लोकसभा एवं विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, अर्थात उनमें जो निर्वाचक नामावली में जो नाम जोड़ा जाएगा वो वयस्क मतलब 18 साल के ऊपर के लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा निर्वाचन के संबंध में सारे जो उपबंध करने की जो शक्ति है, 327 कहता है कि निर्वाचन के संबंध में जो उपबंध करने की शक्ति है वो संसद को है। इसके अलावा 328 विधानमंडल को भी शक्ति देती है जहां वो कानून बनाते हैं निर्वाचन से संबंधित। अब कानून क्या होता है, तो परिसीमन वगैरह हो गया, ये सब के जो कानून बनते हैं वो विधानमंडल या संसद के अधीन ही बनते। अभी आपने कश्मीर का नाम सुना होगा कि वहाँ परिसीमन लाया गया है, ये आते रहता है हमेशा। अब 329 क्या कहता है, 329 कहता है कि 327 एवं 328 अर्थात कानून निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की जो शक्ति है उस पर या उस मामले को कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ निर्वाचन से संबंधित। अब देखिए एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा कि एक होता है चुनाव याचिका। क्या होता है? चुनाव याचिका।
चुनाव याचिका जो होती है वो समस्त चुनावी क्षेत्र के लिए होता है। चुनाव याचिका जो होती है वो समस्त क्षेत्र के लिए होती है। और इसमें ध्यान रखेंगे कि जब किसी प्रतिनिधि को या व्यक्ति को लगता है कि चुनाव में धांधली हुई है किसी खास क्षेत्र में, किसी खास जगह पे या कहीं पर भी, तो वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय, मान के चलिए कि बिहार में हुआ है तो बिहार उच्च न्यायालय, बंगाल में हुआ है तो बंगाल उच्च न्यायालय, यूपी में हुआ तो यूपी के जो उच्च न्यायालय है वहाँ एक याचिका दायर कर सकते हैं और उस याचिका को चुनाव याचिका कहा जाता है। और फिर मामला प्रश्नगत होगा। ये देखिए, ये समझिए, ये साधारण कानूनी मामला नहीं होता है, अलग होता है। और यदि उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो यदि वो पाए जाते हैं कि वो सही है तो समस्त क्षेत्र का जो टोटल क्षेत्र है उसका चुनाव रद्द कर दिया जाएगा और फिर दोबारा चुनाव होगा। बस समझ रहे हैं? इसी को चुनाव याचिका कहते हैं। आप तुरंत किसी मामले को नॉर्मली कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते, ये प्रतिबंधित है। लेकिन हमारे यहाँ न्याय करने का तो अंतिम जगह कोर्ट ही है, तो कोर्ट में जो जाता है वो उसे जो चुनाव से संबंधित मामले होते हैं वो चुनाव याचिका के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है? चुनाव याचिका के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से जो संबंधित मामले होते हैं वो उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। अर्थात यदि किन्हीं को लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ गड़बड़ है या कुछ समस्या है तो उन समस्याओं को लेकर उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं और उच्चतम न्यायालय उसको देखेगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, तो आज का हमारा जो विषय था वो भारत में निर्वाचन अर्थात भाग 15 में वर्णित अनुच्छेदों को हमने आंशिक रूप से देखा, आंशिक रूप से सिर्फ परीक्षाओं से संबंधित। बाकी कथा कहानियों में मुझे कोई ज़्यादा यकीन नहीं रहता, बहुत सारे बात बताने से कोई मतलब नहीं। याद रखिएगा कि जब भी आपको परीक्षाओं में पूछा जाए निर्वाचन से संबंधित 324, 25, 26, 27, 28 और 29 और वो क्या क्या है आप एक बार देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे, आपको सारा जो कंसेप्ट है क्लियर रहेगा। परीक्षाओं में आप बैठ के अच्छा से देख सकेंगे। एक चीज़ और फिर से ध्यान दिला रहा हूँ, मैं पिछले वीडियो में बोला था कि जब भी आप पढ़ने बैठे विषयों को तो एक मानक पुस्तक में पढ़ें, वहाँ ज़्यादा अच्छी से दी रहती है। ये सब जो वीडियो हम लोग वगैरह बनाते हैं वो यात्राओं में या जहाँ पे आप किताब नहीं देख सकते वहाँ पे एक नज़र देख लें, आपको सारा चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।